हेलो दोस्तों, पाठशाला आलोक सर में स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक इतिहास की जो चर्चा कर रहे थे, उस आधुनिक इतिहास में आज हम 1857 के क्रांति का चैप्टर लेकर आए हैं। ये 1857 की क्रांति क्या है, इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। जैसे ही 1857 के क्रांति की बात की जाएगी तो कहा जाएगा कि 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक, 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक, इन 100 वर्ष में जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक चिंगारी थी, यही 1857 का विद्रोह था या क्रांति थी। फिर एक बार चर्चा करते हैं। कहते हैं कि 1757 से लेकर 1857 के मध्य 100 वर्ष में जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक चिंगारी थी, यही 1857 की क्या थी? क्रांति थी। इस 1857 के क्रांति को हम और अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे इसको हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति, फिर हम कह सकते हैं 1857 का विद्रोह, फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, या फिर हम कह सकते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसका मतलब कि इस 1857 के क्रांति को हम जो है 1857 के क्रांति के नाम से, या 1857 के विद्रोह के नाम से, या राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से, या जो है इसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। फिर अगली जब चर्चा की जाएगी तो कहा जाएगा कि इस 1857 के क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे कोई भी क्रांति जब होती है तो उसका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होता है। तो जैसे जब हम 1857 के क्रांति की बात करेंगे तो 1857 के क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था, एक कमल और रोटी था। वैसे ही जब हम चर्चा करेंगे कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 के क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन कई बार पूछता है, कहता है कि भारत के 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फिर इसी तरह जब बात करेंगे तो कहेंगे 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। कौन था? पामस्टर्न था। फिर अगली बात करेंगे, कहेंगे कि 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। फिर अगली जब बात किया जाएगा तो कहा जाएगा कि 1857 के क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था। मुगल का मतलब दिल्ली, मुगल दिल्ली या मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय, या इनको जो है जफर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय या जफर। यही से एक और क्वेश्चन बहादुर शाह द्वितीय से देख लेंगे। कहेंगे कि मुगल अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तब भी हमारा बहादुर शाह द्वितीय। और पूछेगा कि 1857 के क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था। जफर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब होता यह है कि 1857 की जब क्रांति शुरू होती है तो इस क्रांति को सबसे सर्वाधिक दबाने वाला या कुचलने वाला, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का दमनकर्ता कौन था। माने कौन सा ऐसा अंग्रेज व्यक्ति था जो 1857 के क्रांति को
जाकर सर्वाधिक दबाया हो तो वह था कैंपबेल। कैंपबेल अगर नाम भूलेगा तो याद रखेंगे। अंग्रेजी जो सेना थी वो कैंप में रहती थी, और कैंप में रहती थी और वहां पे क्या लगा था, बेल लगा था। वहां पे क्या लगा था, बेल, घंटे। अंदर जाना है तो बेल हम दबा कर जाएंगे। तो याद रखेंगे कि दबाना और बेल और कहाँ का, कैंप का। इसका मतलब कि यह 1857 को दबाने वाला या कुचलने वाला या 1857 का जो दमन करता था वह कौन था, कैंपबेल था। ठीक है, तो ये रही हमारे 1857 की कुछ पृष्ठभूमि। अब आगे जब चर्चा की जाएगी तो अब देखते हैं आगे। जैसे 1857 के क्रांति के कारण कुछ थे, जैसे हम देखते हैं राजनीतिक कारण। कौन से कारण, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण पहला देखते हैं क्या था राजनीतिक कारण। कह सकते हैं कि इसमें जो है नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। जो अंग्रेजों के द्वारा मुगलों को पेंशन दी जा रही थी वो नाना साहब की पेंशन को अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। दूसरी बात जब देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, या इसको हम कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या कह सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जैसे इसको हम कह लेंगे व्यपगत सिद्धांत। इसी को हम क्या कह लेंगे, या व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत, इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि कुछ भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने मिलाना शुरू किया। कैसे करता है, जैसे किसी, पहला देखते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य थे जो लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। पहले की जब हम बात करेंगे तो सतारा, ठीक, उसके बाद आपका जैतपुरा, जैतपुरा और संभल एक ही बात, जैतपुरा संभल, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जब बात किया जाएगा तो बघाट, बघाट, फिर आपका उदयपुर, फिर आपका झांसी, फिर आपका जो है नागपुर, और फिर आपका जो है अवध। 1854, 1856, 1848, ये 1849, ये 1850, इसको 1852 में, और इसको जो है 1853 में।
देखिए, लॉर्ड डलहौजी की राजनीतिक नीति या वेबकस सिद्धांत की जब बात करेंगे, इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैंड। तो ये जितने सारे राज्य हैं, इसको लॉर्ड डलहौजी ने इन भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज में मिलाना शुरू किया। जैसे क्वेश्चन ये बनाए कि सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित किया, तो सतारा को। और कब किया? 1848 ईस्वी। फिर उसके बाद जैतपुरा, संभल, फिर उसके बाद 1850 में आपके जो है बघाट को, और फिर उसके बाद 1852 में आपके उदयपुर को। बघाट कहाँ है? तो बघाट आपका हिमाचल प्रदेश में है। बघाट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जैतपुरा की जब बात करेंगे तो जैतपुरा जो है, या जैतपुर, पूरा नहीं बल्कि जैतपुर, जैतपुर की जब बात करेंगे तो आपका बुंदेलखंड में है, ठीक है। और संभल की जब बात करेंगे तो संभल आपका उड़ीसा में है। तो उड़ीसा, बुंदेलखंड, और उसके बाद आपका जो है हिमाचल प्रदेश। उदयपुर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश। उदयपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। फिर एक बार देखते हैं, ये बुंदेलखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। उदयपुर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, झांसी। तो ये जितने सारे राज्य, सतारा, जैतपुरा, संभल, ये 1848-49 में, फिर बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। ये क्वेश्चन यहां से बनाता है कि ये जो है अवध को कब मिलाया गया ब्रिटिश राज में, तो 1856, माने 1857 से एक साल पहले 1856। और एक बड़ी बात है, यहाँ का शासक जो है वाजिद अली शाह है। कौन है? वाजिद अली शाह। और इसको तो अंग्रेज जो है ये आरोप लगा के ब्रिटिश राज्य में मिला लेते हैं, इस भारतीय राज्य पर, कि ये यहाँ जो है कुशासन है। यहाँ का जो ये वाजिद अली शाह जो राजा है, ये जो शासक है, यह जो है सही ढंग से शासन नहीं चला पा रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किसको जो है, किस राज्य को ब्रिटिश राज में मिलाया, तो अवध। और लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किस राज्य को ब्रिटिश राज में, किस भारतीय राज्य को ब्रिटिश राज में मिलाया, तो सतारा, 1848। याद रखेंगे, ठीक। आगे जब देखा जाएगा इसके, तो कुछ और है, जैसे लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, सहायक संधि। ये लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि क्या है? जैसे क्या करता था, इसकी पहली सहायक संधि, फिर दूसरी सहायक संधि, तीसरी, ये भी राजनीतिक कारण था कहीं ना कहीं। तो पहली सहायक संधि इसकी ये थी कि जैसे दो राजा हैं, दो भाई हैं, और चाहे दो राजा हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो करता क्या है ये कि ये आपस में लड़ रहे हैं, तो एक तरफ से अंग्रेज हो जाते थे, और किसी एक तरफ से, किसी राजा की तरफ से अंग्रेज हो जाते थे, और कहते थे कि हम आपको सैनिक सहायता देंगे। क्या करेंगे? सैनिक सहायता देंगे। पहली सहायक संधि के दौरान आपको हम सैनिक सहायता देंगे, लेकिन उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे पैसा देना पड़ेगा। मतलब दो भाई या दो राजाओं में युद्ध हो रहा है, भारतीय राजाओं में, तो एक तरफ से अंग्रेज मिल जाते थे, कहते थे कि साहब हम आपको सैनिक देंगे, लेकिन उस सैनिक के बदले आपको मुझे क्या करना होगा? पैसा देना होगा। फिर अगली जब बात करते हैं दूसरी सहायक संधि में, कहा कि साहब आपको हम तो सैनिक देंगे, लेकिन मुझे आप पैसा देंगे, और प्लस जो है सैनिकों का खर्च भी देंगे, जैसे घोड़ा, तलवार, ठीक है, ढाल, भाला, घोड़े का खर्च, ये सारे जो खर्च हैं वो कौन देगा? भारतीय राजा देगा। ये दूसरी सहायक संधि इसकी थी।
पहले में क्या थी, कहा कि साहब आपको मैं भारतीय राजाओं से बोले अंग्रेज कि हम सैनिक सहायता देंगे, इसके बदले आप क्या करेंगे, पैसा देंगे। दूसरे में कहते हैं कि हम आपको सैनिक सहायता देंगे लेकिन आप मुझे पैसा देंगे और प्लस सैनिकों का खर्च भी देंगे। तीसरी जो बात होती है, कहता है कि साहब हम आपको सैनिक, तीसरी संधि के द्वारा हम आपको सैनिक सहायता तो देंगे लेकिन आप मुझे जो है पैसा देंगे। भारतीय राजा से बोलते हैं, कहते हैं कि हम आपको सैनिक सहायता देंगे लेकिन आप मुझे पैसा देंगे, सैनिकों का खर्च देंगे, और दूसरी बात कि सैनिक मेरे यहाँ नहीं रहेगी, सैनिक आपके यहाँ रहेगी। तो सैनिकों के रहने की भी व्यवस्था आपकी कहाँ होगी, आपके यहाँ होगी। तो जान लीजिए कि किसी भी राज्य के इर्द गिर्द जब सैनिक हो और विद्रोह करना हो तो आसानी होगा। जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा है, तो मान लीजिए यहाँ भारत तो यहाँ जाते जाते यहाँ घुसेंगे पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान वाले भी ये जाते जाते यहाँ घुसेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये केरल है और केरल के तट पर यहाँ पाकिस्तानी सैनिक हो तो आक्रमण करना आसान होगा। ये जो बड़ी बात कह गए तीसरी सहायक संधि में लॉर्ड वेलेस्ली, यही खतरनाक था और यही जो है अव्यवस्थित कर दिया। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पहले में क्या है, साहब हम आपको सैनिक देंगे, दो भारतीय राजा आपस में लड़ रहे हैं तो राजा से कहते हैं एक को हम आपको सैनिक देंगे, उसके बदले आपको क्या करना होगा, पैसा देना होगा। दूसरे में कहते हैं कि हम आपको सैनिक देंगे लेकिन आपको पैसा देना होगा प्लस सैनिकों का खर्च देना होगा। और तीसरे में कहते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि में कि साहब आपको हम सैनिक तो देंगे लेकिन आप जो है इस सैनिकों के बदले पैसा देंगे, मुझे सैनिकों का खर्च देंगे, और सैनिक मेरे यहाँ नहीं रहेंगे, सैनिक के रहने की व्यवस्था भी कौन करेंगे, आप करेंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली की थी ये सहायक संधि। ये था पूरा पूरा आपका क्या, राजनीतिक कारण। अब देखा जाएगा सामाजिक कारण। क्या देखा जाएगा, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सती प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर प्रतिबंध, बैंटिक वही जो 1857 की क्रांति के समय भारत का क्या है, गवर्नर जनरल है। फिर जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। फिर जो है आपका तीसरा हो जाएगा बाल विवाह पर प्रतिबंध, बाल विवाह पर प्रतिबंध। अगली जब बात करेंगे तो इसमें देखा जाएगा ये आपके कौन हो जाएंगे, सॉरी ये पेंटिंग है, यहां कैनिंग होंगे, यहां कैनिंग होंगे, सॉरी यहां कौन होंगे, कैनिंग होंगे। फिर देखते हैं सामाजिक कारण क्या था। तो सामाजिक कारण में ये था कि अंग्रेज जो थे अपने को जो है सभ्य और भारतीय लोगों को असभ्य समझते थे। अंग्रेज जो है भारतीय सभ्यता को बर्बर तथा पश्चिमी सभ्यता को सभ्य समझते थे। फिर जो है भारतीयों की जो तुलना है वो भारतीयों की तुलना कुत्तों से की जाती थी। एक अमिताभ बच्चन की मूवी है मर्द, मर्द में देखेंगे एक पार्टी जब रहती है मर्द मूवी में तो आगे लिखे रहते हैं उस पार्टी में बोर्ड लगा के कि भारतीय कुत्तों को क्या करना है, भारतीय कुत्तों को प्रवेश वर्जित है। आजकल स्वाभाविक सी बात है, देखा जा रहा है खूब बढ़िया घर है और
घर के बाहर पहले के जमाने में जब हुआ करता था तो लिखा रहता था शुभ लाभ, सुस्वागतम, स्वागतम, वेलकम। लेकिन आजकल लिखा जा रहा है कि कुत्तों से सावधान। हमें ये नहीं पता चलता है कि इस घर में आदमी रहते हैं कि कुत्ते रहते हैं। चलिए वो बात अलग है, देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा कि अंग्रेज जो थे भारतीयों को कुत्ता समझते थे। फिर अगली बात कि पहली बात हो जाएगी, अगली बात जब देखेंगे तो कुछ अंग्रेजों ने ऐसे नियम लागू किए जिससे भारतीय रूढ़िवादी परंपरा, जो ट्रेडिशनल, जो परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसको इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। ये भी कहीं न कहीं सामाजिक कारण था। जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राजा राममोहन राय के राय लेकर राजा राममोहन राय से विलियम मिलकर और इस सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो कहेगा सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। फिर विधवा जो है पुनर्विवाह, विधवाओं के लिए पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। पहले विधवाओं की जिंदगी अच्छी नहीं थी, सफेद साड़ी पहनना, एकांत में रहना। तो ये जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाए आपके कौन? लॉर्ड कैनिंग। और वही कैनिंग जो 1857 के क्रांति के समय आपके क्या है? भारत के गवर्नर जनरल है। उसी तरह से बाल विवाह प्रतिबंध लगाया गया कि बाल विवाह नहीं होगा, कम उम्र में बच्चों की शादी हो जाती थी, इस पर भी प्रतिबंध था। तो ये कहीं ना कहीं सती प्रथा पर प्रतिबंध और कहीं ना कहीं ये बाल विवाह पर प्रतिबंध, ये जो है भारतीय रूढ़िवादी परंपराओं पर इन अंग्रेजों का जो था प्रहार था। तो कहीं ना कहीं इससे भी भारतीय लोग क्या थे? खिन्न थे, नाराज थे अंग्रेजों से। तो ये थे 1857 के क्रांति के सामाजिक कारण, जो दूसरा कारण था। ठीक है। फिर अब तीसरे कारण की जब बात की जाएगी तो तीसरा कारण आपका जो है आर्थिक कारण है। कौन सा है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण क्या था? तो पहला आर्थिक कारण ये था लघु उद्योग धंधों का नष्ट होना या चौपट होना। नष्ट होना, लघु उद्योग धंधों का क्या होना? नष्ट होना। फिर अगली जब बात हो जाएगी कर में वृद्धि, कर में वृद्धि। और तीसरी जब बात करेंगे इसमें हम लोग तो कह लेंगे कि कृषि और उद्योग, कृषि और उद्योग एक दूसरे पर जो आत्मनिर्भर थे, एक दूसरे पर जो आश्रित थे, ये भी कहीं न कहीं बेकार हो गया इनके बीच, ये भी कारण था। जैसे आप देखते हैं, मैंने कहा कि हमारा जो भारत था बहुत समृद्धशाली था। यहाँ केरल में मसाला है, आपका पश्चिम बंगाल में जूट है। तो यहां से अंग्रेज क्या करते थे कि कच्चे सामान ले जाते थे अपने यहाँ और वहां से रिफाइन कर बढ़िया सामान बना के बिना कर लगाए ला के यहाँ पर बेचते थे। क्योंकि वहां के सामान मशीन से तैयार होते थे तो ज्यादा मात्रा में होते थे, कम दाम होता था भारतीय वस्तुओं के मूल्य की अपेक्षा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ब्रिटिश वस्तुओं का प्रयोग किए थे। इसी को देखेंगे आगे चल के गांधी जी स्वदेशी आंदोलन को लेकर आएंगे कि आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए, स्वदेशी वस्तुओं को लेकर आइए। तो कहीं ना कहीं लघु उद्योग धंधा हमारा क्या होने लगा? चौपट होने लगा। जैसे आज एक हम उदाहरण दे रहे हैं, पहले जो हम लोगों के गांव के जो टेलर हुआ करते थे तो कपड़ा सिलाने जाते थे तो टेलर जो कपड़े सिलाया मिलता सिलवाते थे हम लोग, तो टेलर तमाम तरह के टेलर थे, तो वहाँ उनको बेनिफिट होता था, तो उनसे भी उनकी जीविका क्या होता था? चलता था। लेकिन जब से जींस आ गया है वो हम कपड़ा क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए हैं सिलाना। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं जींस क्या है? पहली बात मशीन से तैयार हो रहा है, दाम भी उसका कम है और आसानी से उपलब्धता भी है,
सिलाई में क्या है, हाथ से मान लीजिए मशीन से ये भी बनाया जा रहा है, लेकिन जितना कपड़ा नहीं उतने सिलाई हो जा रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, जींस ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लघु उद्योग धंधा चौपट होने लगा, करों में भी वृद्धि होने लगी, टैक्स बढ़ाने लगे लोग, ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक कारण था। फिर तीसरी बात कि कृषि और क्या था, उद्योग, ये दोनों जो एक दूसरे पर आत्मनिर्भर थे, ये भी समाप्त होने लगे। और चौथी बात जब करेंगे तो नील की खेती, नील की खेती, नील की खेती कराते थे लोग, जैसे हम तिनकठिया प्रथा आगे बात करेंगे चंपारण बिहार में। तो यहाँ जब नील की खेती कराते थे, नील की खेती की विशेषता थी कि यहाँ अगर नील की खेती हो गई तो ये भूमि जो होती थी बंजर हो जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं 1857 के क्रांति का जो तीसरा कारण था, यह आर्थिक कारण, इसमें लघु उद्योग धंधा हमारा चौपट होने लगा, करों में वृद्धि होने लगी, कृषि और उद्योग एक दूसरे पर जो आधारित थे वो समाप्त होने लगे, और नील की खेती से जो हमारा खेत था वो बंजर होने लगा, अनुपजाऊ होने लगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाते थे। फिर अगली जब बात की जाएगी तो धार्मिक कारण की जाएगी। अगली बात किसकी होगी, धार्मिक कारण की। अगली बात हम लोग किसकी होगी, धार्मिक कारण की। अगली बात होगी हम लोग किसकी, धार्मिक कारण की। धार्मिक कारण क्या था कि एक 1813 का चार्टर एक्ट आया, 1813 का चार्टर एक्ट मतलब एक अधिनियम बना। इस 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा सबसे पहले भारत में ईसाई मिशनरियां आना प्रारंभ कर दी। ईसाई मिशनरी आना क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए। तो जैसे ही ईसाई मिशनरियां आना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये ईसाई मिशनरी जब आते हैं, ईसाई मिशनरी जब आते हैं तो एक काम करते हैं। पहली बात कि ये भारत के लोगों को ईसाई बनाना प्रारंभ कर देते हैं। भाई व्यक्ति की परम अगर आवश्यकता की बात किया जाए तो व्यक्ति की परम आवश्यकता क्या है, कपड़ा है, मकान है और भोजन है। पहली बात भोजन, फिर कपड़ा, फिर उसके बाद मकान। अब ये क्या करती हैं ईसाई मिशनरियां कि धन का लालच देने लगती हैं और इस तरह से भारतीयों को ईसाई बनाना प्रारंभ कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था कि 1813 के पूछता है कि ईसाई मिशनरियां कब भारत आई, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब ये जब आते हैं तो मैंने कहा कि ये जो है स्कूलों में भी ईसाई शिक्षा दी जाती थी। कहाँ शिक्षा दी जाती थी, स्कूलों में। और स्कूलों में तो बच्चों से अध्यापक ये पूछता था कि आपका ईश्वर कौन है, तो उसको बताना होता था कि मेरा ईश्वर ईसा मसीह है। मेरा ईश्वर कौन है, ईसा मसीह है। इसी तरह जब अगली बात की जाएगी तो कहा जाएगा कि साहब यहां तक कि जेल में भी ईसाई मिशनरियां कैदियों को पढ़ाने जाती थी। मतलब कि जेल में जो कैदी बंद है उन कैदियों को ईसाई मिशनरियां पढ़ाने जाती थी। मतलब कि कैदियों को भी जेल में ईसाई शिक्षा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अंग्रेजों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा था, तो ये जो है भारतीय धर्म पर एक प्रहार था। तो ये था आपका धार्मिक कारण। फिर अगली जब बात की जाएगी तो सैनिक कारण देखा जाएगा। अगला कारण आपका कौन सा होगा, सैनिक कारण। अगला कारण आपका कौन सा है, सैनिक कारण। सैनिक कारण की जब बात की जाएगी तो देखिए सैनिक कारण क्या है। पहली बात है इसमें कि
सैनिकों को अगर भर्ती किया जा रहा है तो समान योग्यता रहते भी, मतलब कोई भारतीय 10वीं पास है और अंग्रेज कोई 10वीं पास है, तो वही जो है भारतीय 10वीं पास सिपाही है तो वही अंग्रेज जो 10वीं पास है वो इंस्पेक्टर है। तो इसमें सैनिक कार्ड में क्या था कि समान योग्यता रहते हुए वे भी भिन्न भिन्न पदों पर नियुक्त थे। दूसरी बात ये थी कि 5 अंग्रेजों पर एक भारतीय सैनिक हुआ करता था, माने 5 अंग्रेज सैनिक अगर है वहां पे, अगर इसको आरक्षण कह लीजिए, रिजर्वेशन कह लीजिए, जो भी हो, तो ये जो 5 अंग्रेज हैं उस 5 अंग्रेज पर एक भारतीय सैनिक है। फिर अगली बात, वेतन में भी इनके कमी है, वेतन में भी इनके क्या है, सैनिकों के कमी है। वही अंग्रेजों का वेतन ज्यादा है, भारतीयों का वेतन क्या है, कम है। वही प्रमोशन की बात, पद प्रमोशन की बात भी कहेंगे तो ब्रिटिश लोगों का, जो ब्रिटिश थे सिपाही थे, जो ब्रिटिश सैनिक थे, जल्दी प्रमोशन हो जाता था, जबकि भारतीय सैनिक अगर सिपाही के पद पे है तो लगभग जो है शायद उस सिपाही के पद से ही सेवानिवृत्त हो जाते थे। फिर एक रेशियो ये था कि 1800, हाँ एक और बात यहां ये भी था कि दाढ़ी मूछ रखने पर भी प्रतिबंध था। दाढ़ी मूछ वाले भारतीयों को सैनिक नहीं बनने दिया जाता था। फिर एक छठवीं बात ये थी कि एक 1854 में एक अधिनियम आया जिसे कहते हैं डाकघर अधिनियम। डाकघर अधिनियम, डाकघर अधिनियम 1854 के डाकघर अधिनियम के द्वारा जो भारतीय सैनिकों को अपने घर फ्री पत्राचार, माने पत्र का जो व्यवस्था थी फ्री थी, उस पत्र के फ्री व्यवस्था को, जो फ्री पत्राचार था, कह सकते हैं कि सैनिकों के लिए जो फ्री पत्राचार था उसको किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, तो कह सकते हैं 1854 के डाकघर अधिनियम। माने अंग्रेजों ने एक 1854 में डाकघर अधिनियम बनाया। इस डाकघर अधिनियम 1854 के द्वारा इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये था 1857 के क्रांति का आपका क्या कारण। और एक इसमें अंतिम कारण है जिसको हम देखते हैं, और वही है आपका कौन सा कारण, तात्कालिक कारण। वही आपका कौन सा कारण है, तात्कालिक कारण है। वही आपका कौन सा है, तात्कालिक कारण। जब हम तात्कालिक कारण की बात करेंगे तो 1857 के क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, देखते हैं। पहले जो है ब्राउन बेस नामक, ब्राउन बेस, ब्राउन बेस एक गाना भी आया था, बेबी को बेस पसंद है, अगर भूलेंगे तो याद रखिएगा ब्राउन बेस। तो ब्राउन बेस एक राइफल थी। इस राइफल के स्थान पे एक नई राइफल लाई गई, एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड रॉयल एक बुलेट भी है, तो एनफील्ड से याद रखेंगे। और एक जब नई राइफल लाई गई, एनफील्ड राइफल, इस एनफील्ड राइफल में कारतूस का प्रयोग होता था और बताया जाता है कि इस कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग था, इसलिए इस गाय और सुअर के बनी कारतूस, ठीक ना, ही जो है गाय और सुअर के चर्बी की बनी कारतूस ही जो है 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण था। अगर ये चीज नहीं होता तो शायद 1857 की क्रांति नहीं होती। तो हम लोगों ने 1857 के क्रांति में पढ़ लिया कौन कौन से कारण। पहला हम लोगों ने पढ़ा राजनीतिक कारण, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जो है आपका सामाजिक कारण, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा आर्थिक कारण, चौथा हम लोगों ने पढ़ा धार्मिक कारण,
और पांचवा हम लोगों ने पढ़ा सैनिक कारण, और अंतिम जो है छठवां हम लोगों ने पढ़ा तात्कालिक कारण। ठीक है, अब आगे देखा जाएगा तो इस 1857 के क्रांति का प्रारंभ हुआ। वास्तव में कितना मिनट हुआ है? 35। चलिए, तो ठीक है, प्रारंभ की 1857 की क्रांति के प्रारंभ की अगले क्लास में चर्चा होगी, देखा जाएगा इसमें। तो ठीक है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके।